हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक और मानव प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ सवालों को देखा था। आज इस पार्ट में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे 150 MCQs और ये मैं आप तक लेकर के आऊँगा 5 पार्ट्स में। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस सीरीज के जितने भी वीडियोज हैं जो मैंने अब तक अपलोड कर दिए हैं, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। पहला सवाल है, इनमें से कौन एक लैंगिक जनन का लक्षण नहीं है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, फीचर नहीं है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिफरेंस को देखा था सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई पेरेंटल होता है, यानी कि द्विजनक होता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, फिर वो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। तो इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो इसमें निषेचन की क्रिया भी होती है। उसके बाद लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं, उनमें वेरिएशंस होते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ये भी सही है। एकल जनक होता है, ये अलैंगिक जनन की विशेषता है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन एक लाइफ स्पैन का फेज नहीं है, जो जीवन अवधि है उसका एक चक्र नहीं है, या फिर बोल दो एक अवस्था नहीं है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जीवन अवधि के अंदर 3 अवस्थाएं आती है, किशोर अवस्था, जनन अवस्था और वृद्ध अवस्था। अवस्था बोल दो या फिर प्रावस्था बोल दो, एक ही बात है। तो ये तीनों ही तो है जो जीवन अवधि के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं है हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है, नर युग्मक और मादा युग्मक का युग्मन क्या कहलाता है, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन क्या कहलाता है। इसे बोलते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और इसी को युग्मक संलयन या फिर बोल दो सिनगैमी भी कहते हैं। तो ए और सी दोनों राइट आंसर होगा। रेलवे परीक्षा में ये पूछा गया था कि निषेचन को और क्या कहते हैं, तो एक विकल्प में दे रखा था सिनगैमी। ठीक है, हिंदी में लिख करके आया था सिनगैमी। तो हिंदी वाले कृपया इस सिनगैमी शब्द को भी ध्यान में रखें। हम लोग अब जरा ह्यूमंस के अंदर होने वाले कुछ बातों को समझते हैं। हम ह्यूमंस के केस में जो नर युग्मक है वो है शुक्राणु, जो मादा युग्मक है वो है अंडाणु। ये शुक्राणु और अंडाणु मादा शरीर के अंदर डिंबवाहिनी नलिका में फ्यूज होते हैं, यानी कि संलयन करते हैं, जिसे हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो मादा के शरीर में निषेचन की प्रक्रिया होती है, कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि डिंबवाहिनी नलिका में, और बनाते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट। समझ में आया? मेल का स्पर्म फीमेल का एग आपस में फर्टिलाइज करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में, और बनाते हैं जाइगोट यानी कि युग्मनज। ये जाइगोट क्या है? ये जाइगोट एक सेल है। जाइगोट क्या है? एक कोशिका है। अब जब जाइगोट बन गया उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है, सेल का डिवीजन होता है। एक सेल से 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, 16 सेल, इस तरीके से डिवीजन होता है। और भी कई सारी प्रक्रियाएं होती है, और ये 9 महीने के बाद ये एक संपूर्ण जीव तैयार हो जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन करके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पर्म होते हैं उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। जो एग होते हैं उसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ पर जाइगोट बना उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो यही आपको ध्यान में रखना है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन सभी में आपको 46 गुणसूत्र मिलेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 46 मिलेंगे, सिर्फ 2 को छोड़ करके। मेल के केस में स्पर्म, फीमेल के केस में ओवम। इस दोनों को छोड़ दो तो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब में 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। अगला है, मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर डैश का निर्माण करते हैं। मादा युग्मक और नर युग्मक मिल करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब देखो, इनमें से कौन सा एक पौधा है जिसका जीवन काल सामान्यतः 50 से 100 साल है, और ये अपने इस जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल और फल देता है, उसके बाद मर जाता है। ये है बैम्बू। ठीक है, यानी कि बांस। देखो, 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक को बोलते हैं मोनोकार्पिक और एक और होता है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक को हिंदी में भी मोनोकार्पिक ही लिखा जाता है। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स ये वो प्लांट्स हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल और फल देते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। जैसे कि
बांस हो गया, गेहूं हो गया, चावल, गाजर इत्यादि, ये सारे क्या है, मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं। उसके बाद एक होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ये अपने जीवन काल में हर साल एक सीजन में, एक पर्टिकुलर सीजन में, एक खास मौसम में फूल और फल देते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि फूल और फल देने के बाद ये मर जाते हैं, ये मरते नहीं हैं। ये हर साल एक सीजन में फूल और फल देते हैं, जैसे कि आम, सेब, लीची, अंगूर, संतरा इत्यादि, ये सब। ठीक है, तो ये अंतर है मोनोकार्पिक प्लांट्स में और पॉलीकार्पिक प्लांट्स में। इनमें से कौन सा एक पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करता है, एक बार फूल देता है? ये है नीला कुरेंजी। इसको आप ध्यान में रखना, नीला कुरेंजी। ये 12 वर्षों में एक बार फूल देता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक नॉन प्राइमेट मैमल है, यानी कि नॉन प्राइमेट स्तनधारी, माफ कीजिएगा, नॉन प्राइमेट मैमल नहीं है, नॉन प्राइमेट स्तनधारी नहीं है। दो तरह के स्तनधारी होते हैं, एक प्राइमेट और एक नॉन प्राइमेट। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन है जो नॉन प्राइमेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन है एक जो प्राइमेट मैमल है, तो ये हो जाएगा मंकी, डी। देखो प्राइमेट मैमल्स कौन कौन से होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, मंकीज होते हैं, साथ में एप्स होते हैं। एप्स के अंदर देखो गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, गिब्बन्स हो गया, ये सब आते हैं। तो प्राइमेट मैमल्स कौन कौन से हैं, ह्यूमन, मंकी और एप्स। और जो भी फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, यानी कि जो भी मादा प्राइमेट स्तनधारी होती है, उनमें चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उनमें क्या चलता है, ऋतुस्राव चक्र, या फिर बोल दो रज चक्र, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो प्राइमेट मैमल्स और नॉन प्राइमेट मैमल्स में कई सारे अंतर होते हैं, कई सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं इन दोनों में, बट आपको यहाँ पर एक ही ध्यान में रखना है, जो फीमेल प्राइमेट्स होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और जो फीमेल नॉन प्राइमेट्स होती है उनमें ईस्टस साइकिल चलता है, मध्य चक्र चलता है। इनमें से कौन एक प्राइमेट मैमल नहीं है, इनमें से कौन एक प्राइमेट स्तनधारी नहीं है? ह्यूमन है, एप्स है, मंकी है, ये सारे के सारे क्या है, प्राइमेट मैमल्स हैं। इसके अलावा कोई भी मैमल्स आ जाए आप नॉन प्राइमेट उसे बोल देना। अगला सवाल है, ऋतुस्राव चक्र देखा जाता है, यहाँ पर चक्र छूट गया हुआ है, बट ऋतुस्राव चक्र देखा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम बोलते हैं वो देखा जाता है। मैंने आपसे कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्राइमेट्स फीमेल के अंदर चलता है, तो यहाँ पर प्राइमेट मैमल हो जाएगा, यानी कि ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉग, कैट, ये सारे के सारे नॉन प्राइमेट्स। मध्य चक्र संभव है, यानी कि ईस्टस साइकिल पॉसिबल है इनमें से किस में? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, और ईस्टस साइकिल ये फीमेल नॉन प्राइमेट्स के अंदर। तो मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, एप्स हो गए, ये सारे प्राइमेट्स हैं, ये सारे के सारे प्राइमेट्स हैं। गाय यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं, तो इनमें चलेगा ईस्टस साइकिल। अब देखो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टस साइकिल वाले मैमल्स के अंदर। सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्राइमेट स्तनधारियों में होता है, जो फीमेल होगी केवल उसी में होता है, मेल में नहीं होता है। वैसे भी आप जानते हो ह्यूमन के केस में जो फीमेल होती है उनमें चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट हो गया हमारा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्राइमेट स्तनधारी में होता है, वो भी मादा के अंदर। दूसरा पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंत में जैसे फीमेल के केस में जनरली 28 दिन होता है। अब जरूरी नहीं कि 28 दिन हो, 25 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 35 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है। तो ये फीमेल टू फीमेल ये जो साइकिल का पूरा ड्यूरेशन है ये चेंज हो सकता है, तो वो एक अलग मुद्दा है। हम जनरली 28 दिन बोलते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में इन जनरल 28 दिनों तक चलता है। तो इस साइकिल के लास्ट में आपको पता होगा ब्लीडिंग फेज आता है, ठीक है। रक्तस्राव होता है जो महिला की जो योनि है, वेजाइना है, वहां से साइकिल के लास्ट में 3-4 दिनों तक ये चलता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इस चक्र में मादा पूरे चक्र के दौरान नर को संभोग की अनुमति देती है। यानी 28 दिन का ये जो साइकिल चल रहा है, इसमें इस पूरे साइकिल में जो मादा होती है, अगर वो अपने मेल पार्टनर का सही चुनाव कर चुकी है, तो इस पूरे साइकिल के दौरान किसी भी टाइम मेल पार्टनर को ये ऑफर कर सकती है सेक्स के लिए, किसी भी टाइम ऑफर कर सकती है। तो एक पॉइंट ये हो गया यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ईस्टर साइकिल के अंदर क्या होता है, जैसे काउ, इनमें चलता है ईस्टर साइकिल। तो ये तो आप जान चुके हो कि ये नॉन प्राइमेट्स
फीमेल के अंदर चलेगा, ईस्टर साइकिल यानी कि मध्य चक्र। उसके बाद इसके साइकिल के लास्ट में कोई ब्लीडिंग नहीं होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, लास्ट में ब्लीडिंग होता है, इसमें नहीं होता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने क्या देखा कि जो फीमेल है पूरे साइकिल में किसी भी टाइम मेल पार्टनर को सेक्स के लिए ऑफर कर सकती है। लेकिन ईस्टर साइकिल में ऐसा नहीं होता है। मान लो ये पूरा ईस्टर साइकिल का टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, तो इस पूरे टाइम पीरियड में, तो इस पूरे साइकिल में भी एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम लोग ईस्टस फेज बोलते हैं या फिर हीट पीरियड बोलते हैं। केवल इसी हीट पीरियड में, केवल इसी ईस्टस फेज में जो फीमेल होगी वो अपने मेल पार्टनर को ये ऑफर करेगी सेक्स करने के लिए, क्योंकि इस समय, इस हीट पीरियड में या फिर इस ईस्टस फेज में एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल के बॉडी के अंदर काफ़ी हाई हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर तीव्र इच्छा होती है संभोग करने की। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चक्र में मादा पूरे चक्र के दौरान केवल काम उन्माद काल यानी कि ईस्टस फेज इंग्लिश में बोलते हैं या हीट पीरियड में ही नर को संभोग की अनुमति देती है। इस फेज के बाद या इस फेज से पहले ये संभोग की अनुमति नहीं देगी, ये नहीं करेगी संभोग। तो ये अंतर हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल वाले मादा के अंदर। अब यहाँ पर दो टर्म्स और आपको ध्यान में रखने हैं, मौसमी प्रजक और सतत प्रजक, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स के अंदर वो सारे जीव जंतु आते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो साल के किसी एक सीजन में ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, अगर साल के किसी एक सीजन में ही प्रजनन करते हैं उसे बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। जैसे कि मेढक, छिपकली, हिरन, अधिकतम पक्षी इसके अंदर आ जाते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जैसे कि मनुष्य ये अपने पूरे जनन अवस्था के दौरान किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि साल के किसी मौसम में करते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या सब आ जाएंगे, मनुष्य, मुर्गी, चूहे, खरगोश, दुधारू पशु। तो ये दोनों आप ध्यान में रखो, मौसमी प्रजक और सतत प्रजक। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक मौसमी प्रजक है? प्रजक बोल दो या फिर प्रजनक बोल दो, किसी किताब में प्रजक, किसी किताब में प्रजनक लिखा होता है। यानी इनमें से कौन एक सीजनल ब्रीडर नहीं है? हमसे पूछा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा मनुष्य ये सतत प्रजक है, ना कि मौसमी प्रजक। अगला है, इनमें से कौन सतत प्रजक नहीं है, कंटिन्यूअस ब्रीडर नहीं है? तो जो आपने अंतर देखा था थोड़ी देर पहले, उनमें एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखो। मुर्गी, मनुष्य, गाय, ये सारे के सारे हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, सतत प्रजक हैं। हिरन ये मौसमी प्रजक है, हिरन साल के किसी खास मौसम में ही प्रजनन करते हैं। अगला है, इनमें से कौन जीवन अवधि की अंतिम चरण है? कौन लाइफ स्पैन का लास्ट फेज है? आपने देखे थे 3 फेजेज, जुवेनाइल फेज किशोर अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज जनन अवस्था, और उसके बाद सेनेसेंट फेज यानी कि वृद्ध अवस्था, और उसके बाद क्या होता है, नेचुरल डेथ। तो लास्ट फेज सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेनेसेंट फेज। अगला है, इनमें से कौन एक मेल गैमीट है, कौन एक नर युग्मक है? नर युग्मक है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। इनमें से कौन एक फीमेल गैमीट है यानी कि मादा युग्मक है? ये हो जाएगा अंड। अंड बोल दो, इसी को डिम्ब बोलते हैं, इसी को अंडाणु बोलते हैं, इसी को एग बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, और सबसे बड़ी है अंड यानी कि एग। इनमें पूछा है सबसे बड़ी कौन है ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल? ये हो जाएगा सी, एग। अगला सवाल है, इनमें से कौन लैंगिक जनन की घटना नहीं है? देखिए, लैंगिक जनन में कई सारी घटनाएं होती हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें कई सारे इवेंट्स होते हैं। एक तो आप जान रहे हो कि मेल गैमीट, फीमेल गैमीट यानी कि नर युग्मक, मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं जिसे निषेचन बोलते हैं। तो एक तो निषेचन हो गया, लेकिन निषेचन से पहले नर युग्मक मादा युग्मक बना, तो सबसे पहले तो हो गया युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन जिसे बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। जब भी वर्ड के लास्ट में जेनेसिस वर्ड रहे, ठीक है, जेनेसिस, तो आप समझ जाना कि कुछ बन रहा है। और जब युग्मक आपस में संलयन करते हैं, गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तब जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। तो ये भी सही है। प्राकृतिक मृत्यु ये कोई इवेंट नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लैंगिक जनन की घटनाएं 3 तरह से हम लोग देखते हैं। एक तो निषेचन, एक निषेचन से पूर्व वाली घटना है और एक निषेचन के बाद वाली घटना है।
तो निषेचन में हम लोगों ने समझा कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट आपस में मिलते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, युग्मक जनन होता है, यानी युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। उसके बाद जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के पास भेजा जाता है, तो इसे बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण या फिर गैमिट ट्रांसफर। ये हो चुका है। उसके बाद निषेचन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, और जाइगोट भी बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जाइगोट फॉर्मेशन। अब इनमें से बताओ कि कौन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, यानी कि निषेचन से पहले होने वाली घटना नहीं है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन यानी कि oogenesis, तो ये सही हो जाएगा। जब हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं तो यहाँ से ये क्लियर नहीं होता कि गैमीट्स कौन है, बन कौन रहा है, स्पर्म या फिर एग। जब हम युग्मक जनन बोलेंगे तो यहाँ से ये क्लियर नहीं होगा कि शुक्राणु बन रहा है या फिर अंडाणु बन रहा है। तो अगर शुक्राणु बन रहा है तो शुक्राणु जनन, और अगर अंडाणु बन रहा है तो अंडाणु जनन। तो ये दोनों गैमीटोजेनेसिस ही कहलाते हैं। उसके बाद गैमीट ट्रांसफर आप लोगों ने देखा था। तो निषेचन ये एक अलग घटना हो गया। अब है स्पर्म और ओवा के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणुओं और अंडाणुओं के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म बना तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बना तो oogenesis। ओवम ये सिंगुलर वर्ड है, यानी कि एक एग, और जब हम लोग ओवा लिखते हैं मतलब एक से ज्यादा एग यानी कि एग्स, तो ओवा प्लूरल वर्ड है। अगला सवाल है मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ह्यूमन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं। मैं आपसे जब भी कोई पूछा होगा आज तक कि बताओ हम लोग के बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं, तो आपने जवाब दिया होगा 46। तो आपने सही जवाब दिया 46। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब में है 46 गुणसूत्र, केवल शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ करके। जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है मनुष्य के केस में, उनको छोड़ करके, क्योंकि उनमें 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। जैसे यहाँ देखो सवाल में पूछ लिया कि जो ह्यूमंस गैमीट होते हैं, जो मानव युग्मक होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर। अगला पूछा है कि इनमें से कौन अगुणित कोशिका है। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक द्विगुणित और एक अगुणित। तो अगुणित हमसे पूछा है इनमें से कौन अगुणित कोशिका है, यानी कि हैप्लॉइड सेल है या फिर सेल्स है। तो याद रखना, जिन सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ होते हैं, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, उसे बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, अगुणित कोशिका। तो आप बता दो, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जो ओवम है ये क्या है, मादा युग्मक है, इसमें 23 क्रोमोजोम्स, शुक्राणुओं में भी 23 क्रोमोजोम्स। ठीक है, 23 गुणसूत्र। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यही हो जाएंगे हमारे हैप्लॉइड सेल्स। द्विगुणित कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, उसे बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। इंग्लिश में डिप्लॉइड सेल और हिंदी में द्विगुणित कोशिका। अगला सवाल है एक मानव के संदर्भ में कौन सही नहीं है, एक ह्यूमन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सही नहीं है, यानी कि कौन गलत है। पहला विकल्प है इसके शुक्राणु चलनशील होते हैं, इसके जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मेल क्या करता है, एक नर मादा के योनि में अपने शुक्राणु को डाल देता है, एक मेल फीमेल के वेजाना के अंदर अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है। उसके बाद स्पर्म्स खुद से चल करके पहुंचते हैं कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वहीं पर तो फर्टिलाइजेशन होना है, डिम्बवाहिनी नलिका में ही तो जाकर के निषेचन होना है। तो स्पर्म्स के पास फ्लैजले होते हैं, जिसके सहारे वो फीमेल बॉडी के अंदर आगे की ओर मूव करते हैं, चलते हैं। तो ये सही है कि स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, लेकिन जो ओवम ये मोटाइल नहीं होती। एक तो ये फीमेल बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है, जो ओवम है सबसे बड़ी कोशिका है। दूसरा, एग के पास न्यूट्रिएंट मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, यानी कि ये फुल्ली लोडेड होते हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल से, तो ये ऐसे भी ये हैवी हो चुकी है, इसीलिए ये नॉन मोटाइल है। साइज में भी बड़ी है और साथ में इसके पास साइटोप्लाज्म बहुत है, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स बहुत है, तो इसी कारण ये नॉन मोटाइल होती है। अगला है कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन ओवा के प्रोडक्शन से ज़्यादा होता है, यानी शुक्राणुओं का उत्पादन डिम्ब की तुलना में अत्यधिक होता है, तो ये भी सही है। स्पर्म्स का प्रोडक्शन मेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। जब तक एक मेल जिंदा रहता है तब तक उसके बॉडी के अंदर स्पर्म्स के प्रोडक्शन होते रहते हैं।
तो ज़्यादा नहीं, बहुत 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 ही ज़्यादा होता है डिंब के उत्पादन के तुलना में शुक्राणुओं का उत्पादन, तो सी भी सही है। अब देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि जो ओवम है वो मोटाइल होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओवम ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल है कि एक फीमेल गैमेट ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है, तैयार कर लेती है बिना फर्टिलाइज हुए, तो इस फेनोमेनन को, इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए सवाल ये है कि मादा युग्मक बिना निषेचन किए ही एक जीव विकसित कर लेती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इन जनरल क्या होता है कि फीमेल के गैमीट को मेल का गैमीट आकर के फर्टिलाइज करता है, तब जाकर के जाइगोट बनता है, फिर यहाँ से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तब जाकर के नया जीव बनता है। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि उस घटना को क्या कहते हैं जब फीमेल की जो गैमीट होती है वो बिना निषेचन किए ही नए जीव उत्पन्न कर लेती है। इस घटना को बोलते हैं अनिषेक जनन, बट हिंदी वाले आप इस वर्ड को भी ध्यान में रखो, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, ठीक है। बिना निषेचन किए ही मादा युग्मक का नए जीव में विकसित होना, ये जो घटना है ये कहलाएगा अनिषेक जनन। अगला है इनमें से किसमें पार्थिनोजेनेसिस नहीं होता है, अनिषेक जनन नहीं होता है? एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टर्की हो गया, हनी बीज हो गया, रोटीफर्स हो गया, इन सब में होता है अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। मनुष्य के केस में आप जानते ही हो कि मेल फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तभी जाकर के नए जीव विकसित होते हैं, तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन गलत है, किसके बारे में? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में, बाह्य निषेचन के बारे में। निषेचन आप समझ रहे हो, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन। अब यहाँ बाह्य लिखा है यानी कि शरीर के बाहर, ठीक है। तो बाह्य निषेचन यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन होगा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। युग्मक संलयन होगा शरीर के बाहर होगा, तो ए सही है। अब शरीर के बाहर कहाँ पर? हवा में, पानी में, जमीन पे। तो बाह्य निषेचन ये होता है पानी के अंदर, ठीक है। ज़्यादातर केस में पानी होता है, सामान्यतः जल होता है, तो बी भी सही है। एग्जाम्पल्स में आप ध्यान रखोगे कि ये मेढक में होता है, अधिकतम शैवालों में होता है, ठीक है। मछलियों में होता है, अधिकतम मछलियों में, तो सी भी सही है। मानवों में यह निषेचन संभव नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। मानव के केस में आप जानते ही हो मादा के शरीर में निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं। अगला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर पॉसिबल है इनमें से। बाह्य निषेचन अधिकांश डैश में संभव है, उभयचर में संभव है, मछलियों में संभव है और अधिकतम शैवालों में भी संभव है, इनमें से सभी। अगला सवाल है इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है यानी युग्मक का संलयन है वो शरीर के अंदर नहीं होता है, इनसाइड द बॉडी नहीं होता है, यानी कि बाहर होता है। यानी सवाल आपसे बस इतना है, बताओ इनमें से किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है? तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं उनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग आपने देखा था थोड़ी देर पहले, ये पानी के अंदर बाह्य निषेचन करते हैं। अगला है एक जाइगोट में कितने सेल या फिर सेल्स होते हैं? तो जाइगोट आपको पता ही है ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। तो एक जाइगोट जो कि सिंगल सेल्ड है, तो सिंगल सेल्ड जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? एक कोशिकीय युग्मनज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? देखो जाइगोट भी एक एम्ब्रियो है, जैसे फर्टिलाइज हो गया जाइगोट बना, तो जाइगोट भी एम्ब्रियो है। अब 9 महीने तक क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। 9 महीने तक ये एम्ब्रियो खुद को डेवलप करेगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूण उद्भव। अगला सवाल है कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होता है तब जाइगोट के साथ क्या होता है? देखो एक तो आप समझ चुके हो कि जाइगोट बनने के बाद ये डिवाइड करते हैं। जाइगोट क्या है? एक कोशिका है, ये कोशिका विभाजित होते हैं, एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 इस तरीके से विभाजित होता है। और मैंने आपको ये भी कहा कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं अब नए बनेंगे जाइगोट के बाद, सब में 46 क्रोमोजोम्स रहने वाले हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स वो चेंज नहीं होगा। सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड्स होंगे, बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन, यानी यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ, साथ में माइटोसिस हुआ।
यहाँ पर कोशिका का विभाजन हुआ, लेकिन साथ में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में जो नए कोशिका बनते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए हमारा सही हो जाएगा, कोशिका विभाजन बट समसूत्री विभाजन। उसके बाद क्या होगा, कोशिका विभेदीकरण होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो होता ये है, अब जब सेल डिवाइड करते हैं तो इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो स्टार्टिंग में ये नहीं पता होता है कि किस कोशिका का क्या काम है, बाद में ये स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि किस कोशिका का क्या काम है। तो बहुत सारी कोशिकाएं होती है जिनका काम एक ही तरह होता है, तो सारी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ ग्रुप्ड हो जाते हैं कि अब मिल करके हम लोग इस काम को करेंगे। तो इसी को बोलते हैं कोशिका विभेदीकरण, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन होगा माइटोटिकली, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होगा, कोशिका विभेदीकरण होगा, यानी किस कोशिका का क्या काम है ये क्लियर कट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है, हमारा आंसर डी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शुक्राणु में 23 गुणसूत्र, अंडाणु में 23 गुणसूत्र, और जो युग्मनज बना निषेचन के बाद उसमें 46 क्रोमोसोम्स के बाद मैंने आपसे कहा कि 9 महीने तक क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, भ्रूण उद्भव होगा, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, लेकिन माइटोसिस होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदीकरण होता है, किस कोशिका का क्या काम है ये पूरा क्लियर कट होगा। जितने भी कोशिकाएं होंगे जिसका एक जैसा काम होगा वो एक साथ ग्रुप हो जाएंगे, मिलकर के काम करेंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आया। 9 महीने के बाद पार्चुलेशन के बाद ये बच्चा गर्भाशय से बाहर आएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जाइगोट बनने के बाद जितने भी नए नए सेल्स बनेंगे वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होने वाली है। तो वहाँ पर हम लोगों ने समझा कि समसूत्री विभाजन होने वाला है। लेकिन जब ये शुक्राणु बना था, जब ये अंडाणु बना था, तो हुआ था मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। देखो, स्पर्म बनाने वाले सेल को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल, शुक्राणु बनाने वाले कोशिका को हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका। इसी तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर भी जर्म सेल्स होते हैं, जनन कोशिका होते हैं, जो अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो जर्म सेल से शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो वहां पर होता है मियोसिस, क्योंकि जनन कोशिकाओं के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब वो स्पर्म बनाते हैं तब उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी यहाँ पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ऐसे फीमेल बॉडी के अंदर जो जनन कोशिका है, जो अंडाणुओं का निर्माण कर रही है, उसमें होता है 46 गुणसूत्र, लेकिन जब अंडाणु बना तो इसमें 23 गुणसूत्र, यानी यहाँ पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पर्म और ओवम के बनने के लिए मियोसिस होता है, लेकिन जाइगोट बनने के बाद सिर्फ माइटोसिस होता है। मेल बॉडी के अंदर जो जर्म सेल होता है उसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और फीमेल बॉडी के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं उसे हम लोग oogonia बोलते हैं। ये आप ध्यान में रख भी सकते हो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो कि जर्म सेल होते हैं जिससे स्पर्म बनते हैं और ओवम बनते हैं, और यहाँ पर मियोसिस होता है, ठीक है। अंडे देने वाले जीव को क्या कहते हैं? 2 तरह के जीव होते हैं, एक जो अंडे देते हैं, उसके बाद एक जो अपने जैसे बच्चे को पैदा करते हैं, जैसे मनुष्य अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं उसे बोलते हैं विविपैरस, यानी कि सजीव प्रजक, लेकिन जो अंडे देते हैं उसे बोलते हैं ओविपैरस। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओविपैरस जो अंडे देते हैं, विविपैरस जो अपने से बच्चे को जन्म देते हैं। अब ये जो अंडे दिए जाते हैं ये फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं, अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं, निषेचित भी हो सकते हैं, अनिषेचित भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगला, इनमें से कौन एक विविपैरस है, यानी अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं? तो आपको पता है ह्यूमन, तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फ्रॉग यानी कि सरीसृप, पक्षी और मेढक, ये ओविपैरस है, यानी कि अंडे देते हैं। ये हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।